नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार से लिखने हैं ताकि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि बड़े प्रश्न लिखने में कई बच्चे घबराते हैं कि बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, तो बड़े प्रश्न किन पाठों से आएंगे। तो इन एग्ज़ाम को और आपके समय को महत्वपूर्ण मानते हुए आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके पेरेंट्स के सपने को साकार करने के लिए छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे सीखें, नहीं तो आप छोड़कर जा सकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट पर विस्तार से लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट पहला चैप्टर है। ये समकालीन विश्व राजनीति का शीत युद्ध का दौर, और इस चैप्टर से हमारे 4 मार्क्स का निबंधात्मक प्रश्न आएगा, उस पर बात करने वाले हैं हम। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में लगभग आपको याद है, लगभग आपकी तैयारी कंठस्थ है। थोड़ी सी उसको आपको धार देनी है ताकि कहीं भी आपके दिक्कत नहीं हो और हम अच्छे मार्क्स के साथ पास हों और अच्छे मार्क्स लाएं। यही अपना लक्ष्य रहता है और उसी लक्ष्य के साथ हम करते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपका सतत अभ्यास है तो आप सब कुछ संभव कर सकते हो। क्यूबा, पहले तो हम समझेंगे कि क्यूबा क्या है। क्यूबा आपको पता है कि अमेरिका के तट के नज़दीक एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीप का मतलब आप समझते हो, जिसके चारों ओर समुद्र हो या चारों ओर जो स्थल भाग पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। तो क्यूबा अमेरिका के तट के नज़दीक एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और इस देश की खूबी यह है कि ये पड़ोसी तो अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो सोवियत संघ से मिलती है, यानी ये साम्यवादी देश है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि समस्या कहाँ थी शीत युद्ध के दौर में। शीत युद्ध कब चला, ये तो आपको पता है, 1945 से और 1991 तक, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब तक दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चलता रहा। अब क्यूबा की बात हमने कर ली कि क्यूबा क्या था। मिसाइल आपको पता ही है, हथियार हैं, मिसाइल हथियार होता है। तो अब ये संकट क्या था ये देख लेते हैं, और ये संकट उत्पन्न क्यों हुआ। सबसे पहले तो हम क्यूबा मिसाइल संकट को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। बड़ा प्रश्न लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे हम, और छोटा प्रश्न लिखना है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक द्वीपीय देश है और उसकी विचारधारा है वो सोवियत संघ से मिलती है। क्यूबा का सोवियत संघ से लगाव था, बिल्कुल सही। पॉइंट बनाया, अपने पॉइंट के नीचे अंडरलाइन की, पॉइंट के सामने स्टार बनाया। ये अपनी कॉपी की खूबसूरती होगी तो एग्जामिनर का ध्यान अपने आप आकर्षित होगा और नंबर पूरे में से पूरे देने के लिए एग्जामिनर है वो तैयार रहेगा। तो लगाव क्या था, कौन से देश से था? सोवियत संघ से। क्यूबा का अपने समीपवर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा सोवियत संघ से लगाव था, क्योंकि क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था और वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ उसे वित्तीय और कूटनीतिक दोनों सहायता प्रदान करता था। नेक्स्ट हम पॉइंट बनाएंगे, सोवियत संघ के नेताओं की चिंता थी। क्या चिंता थी? तो सोवियत संघ के नेताओं को 1961 में चिंता सता रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, यानी सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी तो अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो विश्व में सोवियत संघ की विचारधारा को पसंद नहीं करता, अतः ये क्यूबा पर आक्रमण कर वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। ये किन नेताओं को चिंता थी? सोवियत संघ के नेताओं को। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति के आगे एक शक्तिहीन देश था, क्योंकि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसकी बात हम ऊपर कर चुके। तो बिल्कुल वो एक शक्तिहीन था संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति था, तो क्यूबा एक बहुत छोटा सा द्वीपीय देश था। क्यूबा में और जबकि विपरीत विचारधारा थी, तो क्यूबा और अमेरिका के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये डर था सोवियत संघ के नेताओं को। तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करना। सोवियत संघ के नेता उस समय कौन थे? राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव। ये पिछली बार छोटे प्रश्नों में पूछा गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर आक्रमण की आशंका को देखते हुए क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय किया गया। सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि पिछली बार अपना कोरोना के कारण 30% सिलेबस घटा दिया, जिसकी वजह से अपने जो सिलेबस था, पैटर्न था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हमें अब की नए सत्र के अनुसार, जो कि 2023 में ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो शेखावाटी मिशन के भी आपके लिए डाले हुए हैं, आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF भी आपको इसमें मिलेगी। तो PDF आप डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नज़दीकी निशाने की सीमा में आ जाना। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती करने से पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था और मिसाइल तैनात करने के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शक्ति में भी वृद्धि हो गई थी। तो एक प्रकार से ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की शक्ति का प्रदर्शन था। सोवियत संघ पहले की तुलना में, अब आपके अगर प्रश्न आ जाए कि क्या शीत युद्ध वास्तविक युद्ध तो नहीं था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ये तो हमें पता है कि शीत युद्ध विचारधारा का युद्ध था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। प्रत्यक्ष युद्ध नो, ये विचारधाराओं का युद्ध था, शक्ति प्रदर्शन था, हथियारों की होड़ थी, प्रतिद्वंदिता थी, ये हमने देखा। तो शीत युद्ध के दौर में जो ये क्यूबा मिसाइल संकट है, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहलाता है, ये भी हमें पता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के भूभाग के लगभग दुगुने ठिकाने पर सोवियत संघ हमला कर सकता था, ऐसी कंडीशन उस समय हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को चेतावनी देना। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 3 सप्ताह के बाद प्राप्त हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय जॉन कैनेडी, और उनके सलाहकार दोनों ने देशों के मध्य, वो चाहते थे कि दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध नहीं हो। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटा ले। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह क्यूबा की तरफ से आने वाले सोवियत संघ के जो भी जहाज हैं उनको रोक दे, और इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता से चेतावनी देना चाहता था। और इस तनावपूर्ण स्थिति से ऐसा लग रहा था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य अब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी हालत में टल नहीं पाएगा, यानी निश्चित है। तो संपूर्ण विश्व चिंतित था, संपूर्ण जनमानस भी चिंतित था, सभी देश चिंतित थे ही कि क्यूबा मिसाइल संकट, और इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाया। दोनों महाशक्तियों द्वारा युद्ध को टालने का फैसला लिया गया। अंत में दोनों महाशक्तियां युद्ध को टालने में ही अपनी भलाई समझती थी, जिसे अपरोध का सिद्धांत या अपरोध भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति संतुलन भी कहते हैं इसे, अपने राजनीति विज्ञान की भाषा में। राजनीति विज्ञान का जो टेक्निकल शब्द है शक्ति संतुलन, यानी दोनों शक्तियां परमाणु युद्ध से संपन्न थी, तो पहले हमला करने का रिस्क कोई भी देश नहीं उठाना चाहेगा। यही वो थी कि महाशक्तियों ने, दोनों ने युद्ध को टालने का फैसला ले लिया। राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने युद्ध की भयावहता को देखते हुए युद्ध टालने का फैसला लिया। दोनों पक्षों ने इस फैसले से समस्त विश्व की जनता ने, दोनों देशों की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो समस्त विश्व की जो जनता थी उसने, जनमानस कहें, चैन की सांस ली, और सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली और वापसी की ओर रुख भी कर लिया। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट टल गया, लेकिन इसने दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध का प्रारंभ था वो और तेज हो गया, जो सोवियत संघ के विघटन तक जारी रहा, और ये शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाया। नेक्स्ट अपना पॉइंट बनेगा निबंधात्मक प्रश्नों में, वो होगा शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण लिखिए या कारणों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ, क्या कौन से कारण थे?
तो शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारणों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम पॉइंट बनाएंगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। तो ये हमें पता है कि शीत युद्ध से पहले या कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में ही अमेरिका भी था, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। ये महाशक्तियाँ एक साथ होकर युद्ध लड़ रही थी। तो ऐसे कौन से कारण हुए कि 1945 तक आते आते इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। तो उन कारणों की बात हम करेंगे। तो परस्पर संदेह और भय का वातावरण था दोनों गुटों के बीच, विरोधी विचारधारा थी दोनों की, ये भी हम बात कर चुके हैं। एक पूंजीवादी था और लोकतांत्रिक था, तो वहीं एक साम्यवादी विचारधारा वाला था। अब जर्मनी का घटनाक्रम क्या है कि उस समय जर्मनी का विभाजन कर दिया था दो भागों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में थी, तो पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका और उसके अन्य जो ताकतें थी सहयोगी, उनके द्वारा कब्जा किया गया यानी नियंत्रण किया गया। याल्टा समझौते की भी अवहेलना की गई। शीत युद्ध के उदय का एक अन्य प्रमुख कारण सोवियत संघ ने याल्टा समझौते की अवहेलना की, तो वो भी एक प्रमुख कारण रहा और पोलैंड में साम्यवादी सरकार स्थापित करने में ये सहायक सिद्ध रहा था। पश्चिमी देशों द्वारा, एक पॉइंट बनाएंगे हम, पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत संघ के विरोध में प्रचार करना। पश्चिमी देश अमेरिका और उसके साथी देश सोवियत संघ के विरोध में प्रचार कर रहे थे और साम्यवादी जो विचारधारा थी उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। और फिर सोवियत संघ ने भी पाश्चात्य देश या कहें कि पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो ये भी प्रमुख कारण था। शीत युद्ध के बादल थे वो और गहराते चले गए। शांति समझौते पर परस्पर मतभेद, तो एक उनके दूसरे विश्व युद्ध के समय एक शांति समझौता हुआ था, तो उसका भी विरोध किया गया। अनेक बातों पर सहमत ये पश्चिमी देश थे वो सहमत नहीं थे, जिसके कारण आपस में शीत युद्ध के बादल ज़्यादा गहराते चले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति भी इसका प्रमुख कारण रहा। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना। वीटो पावर आप जानते ही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, किसी भी प्रस्ताव पर मना करना। तो इसका पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा, लेकिन सोवियत संघ ने बार बार इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसके कारण भी विरोधी देश के बीच तनाव रहने लगा। परमाणु बम का रहस्य ये महत्वपूर्ण पॉइंट था और ये तत्कालीन शीत युद्ध को शुरू करने का प्रमुख कारण भी था। परमाणु, जब सोवियत संघ और अमेरिका के मित्र ही थे, लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ का जो परमाणु बम का जो रहस्य था वो सोवियत संघ को नहीं बताया और परमाणु बम पर अनुसंधान भी कर लिया, रिसर्च भी कर लिया और परमाणु बम का रहस्य छुपाया सोवियत संघ से। और उसने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा भी दिया था। हमने देखा कि अगस्त 1945 में जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। तो ये जो कपटपूर्ण चालाकी वाली बात थी ये सोवियत संघ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तनाव बढ़ता चला गया, शीत युद्ध का रूप ले लिया। अब इसी चैप्टर से एक और अपना बड़ा प्रश्न बन सकता है, वह गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना कीजिए। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय सैनिक गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। तो गुट, उस समय सैनिक गुट कौन से थे? एक तो नाटो था और एक था वारसा। नाटो का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो वारसा का नेतृत्व सोवियत संघ वाले देश कर रहे थे। तो इन दोनों सैनिक गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की जो नीति अपनाई वो कहलाती है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति है, यानी सही और गलत का फैसला करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने फैसले लेना। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही उपनिवेशवाद से देश स्वतंत्र हुए या नव स्वतंत्र जो देश थे उनके अस्तित्व के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, और ये समस्या थी कि नवगठित देशों के आर्थिक और राजनीतिक विकास की। और शीत युद्ध के दौर में
और शीत युद्ध के दौर में इन देशों की जो रुचि थी वो किसी भी गुटबाजी से दूर रहकर अपने आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के विकास करने की थी। एक महत्वपूर्ण समस्या इनके सामने ये थी कि अब हम किस गुट की ओर जाएं और किसी भी गुट में न जाते हुए हम अपनी स्वतंत्र रूप से आर्थिक विकास करें, राजनीतिक ढांचे का विकास करें। एक समान विचारधारा की वजह से इन विकासशील देशों के नेताओं ने एक सार्थक तटस्थता की नीति के संबंध में विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया। सन 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और 1956 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति थे कमाल अब्दुल नासिर। इन सब ने ये बात दोहराई कि ये सही रहेगा कि हम गुटों से अलग रहते हुए अपने देशों के लिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं और सही और गलत का फैसला हम अपने विवेक से करें, न कि किसी के दबाव में करें। किसी भी गुट के दबाव में ना करके हम अपने स्वतंत्र निर्णय लें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस समय सुकर्णो और घाना के थे वामे अनुकुरमा। इन दोनों नेताओं ने भी इस नीति को प्रबल समर्थन दिया और इनके प्रयासों से सन 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया और इसमें 25 देशों ने उस समय भाग लिया था प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। और अब तक गुटनिरपेक्ष देशों के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 है। तो हम आंदोलन की सफलता इस बात से लगा सकते हैं कि जहां 1961 में इसकी सदस्य संख्या सिर्फ 25 थी, 2019 में जो अजरबैजान में इनका 18वां सम्मेलन हुआ है वहाँ इनके सदस्यों की संख्या बढ़कर 120 हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये निबंधात्मक प्रश्न मेरे द्वारा आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको सही लगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राजनीति विज्ञान से संबंधित अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझसे अपने इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इसमें कहाँ तक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आपकी एग्ज़ाम के लिए शुभकामना। मस्त रहें, खुश रहें और अच्छा सा पेपर करें।